दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के परिणाम एक तरीके से कहिए कि घोषित हो ही चुके हैं। जो रुझान आ रहे हैं वो अपने अंतिम फेज़ में हैं, अंतिम चरण में हैं और यही रुझान तकरीबन परिणामों में बदल जाएंगे। और इसके अनुसार जो इस वक्त रुझान है उसके अनुसार एक चीज़ जो क्लियर है, स्पष्ट है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। जो 272 का जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, वो किसी भी गठबंधन के पास नहीं है। जो बहुत सारे जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं वो एनडीए जो है ना, उसको दिखा रहे हैं 290 ऐसे समथिंग, बट हकीकत वो नहीं है। हकीकत यही है कि जो एनडीए अलायंस है वो 270 के नीचे ही है ना। और ऐसी स्थिति है मतलब कि टेक्निकली उनके पास बहुमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि एक त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बन रही है, एक हंग पार्लियामेंट की स्थिति बन रही है। और यहाँ पर पूरे देश भर के जो लोग हैं, जो आम जन हैं, चाहे कोई भी हो, उसके दिलो दिमाग में एक ही सवाल है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसका कि दावा एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और गोदी मीडिया के तमाम चैनल्स कर रहे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर देंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आज कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मीडिया के किसी पर्सन ने जब उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन होगा, आप लोग क्या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे या फिर आप सत्ता में बैठेंगे, तो खड़गे साहब ने बड़े मजाकिये लहजे में कहा कि हम आपको अभी क्यों बताएं कि हम क्या सोच रहे हैं। बता देंगे तो मोदी जी सचेत या सतर्क नहीं हो जाएंगे। लेकिन इसमें कोई ऐसा सीक्रेट वाली बात ही नहीं है, पूरा देश जानता है। अगर एनडीए अलायंस की बात की जाए तो आज के डेट में एनडीए अलायंस में जो मेजर पार्टनर्स कह लीजिए उनका, वो दो ही लोग हैं। एक बिहार के अपने नीतीश कुमार हैं और दूसरे जो आंध्र प्रदेश के हैं तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं। यही दो लोग महत्वपूर्ण हैं और यही दो लोग डिसाइड करेंगे कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्योंकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। अपने दम पर बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती है। बीजेपी के पास जो नंबर्स हैं इस वक्त, जो रुझान चल रहे हैं 240 के आसपास है, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफ़ी नीचे है। यानी कि जो गठबंधन के बाकी इनके जो पार्टनर्स हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हों, इनकी सहमति, मोदी के नाम पर इनका मोहर लगना ज़रूरी है। अगर ये लोग मोदी के नाम पर मोहर लगाते हैं तभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, अन्यथा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर ये पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा गया था और नरेंद्र मोदी बहुमत के आंकड़े को छूने में असफल रहे हैं। आप सोचिए एक चीज़ को, कल्पना कीजिए आप कि तमाम सिस्टम्स को अपनी मुट्ठी में बंद करने वाला व्यक्ति, तमाम सिस्टम्स को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने वाला व्यक्ति जनता के सामने फ्लॉप साबित हो गया और वो अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं जुटा सका। जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का धौस जमाता था, ठसक दिखाता था, आज वो प्रधानमंत्री बनने के लिए भीख मांग रहा है नीतीश कुमार से, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से। क्या स्थिति होगा? बहुत चर्चा चल रहा है इस चीज़ को लेकर के कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार क्या करेंगे। यहाँ पर
मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं, ठीक है, और उन दोनों ही केस के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। नंबर 1, सरकार बन रही है एनडीए की, तो उसके साथ चले जाते हैं नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाते हैं सरकार में, कुछ ना कुछ पद मिल ही जाएगा। तो फिर क्यों नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू एनडीए अलायंस से दूर होंगे? सवाल ये सबके दिमाग में आएगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत ठोस कारण है, वजह है, और वजह है नरेंद्र मोदी का राजनीति करने का जो स्टाइल है, वही वजह है। नरेंद्र मोदी या बीजेपी, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो बीजेपी है, इनका ये मानसिकता बन चुका है कि ये लोग अपने समक्ष किसी को भी खड़ा होने नहीं देना चाहते हैं। ये वो लोग बन चुके हैं जो कि आपको अपने गोद में लेटा करके और आपका गला काट देंगे। और इस चीज़ को नीतीश कुमार ही भली भांति जानते हैं, इस चीज़ को चंद्रबाबू नायडू भी बहुत भली भांति जानते हैं कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो कि यूज़ एंड थ्रो के सिद्धांत पर काम करता है। जब तक आपकी उपयोगिता है, आपको खूब मक्खन मलाई आपको लगाया जाएगा, आपकी तेल मालिश की जाएगी, लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता समाप्त हो गई, आपको कचरे में डाल दिया जाएगा और आपको और आपकी पार्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा। उड़ीसा के अंदर जो नवीन पटनायक हैं, इसके सबसे ताज़ा उदाहरण है। और बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए कितना कोशिश किया मोदी जी ने, चिराग पासवान के माध्यम से। ये कौन नहीं जानता है? नीतीश कुमार भी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। तो बीजेपी के साथ जाना है ना, बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होना खतरे से कम नहीं है। यानी कि बीजेपी वो जगह है जहां पर जा कर के भी आप अपने आप को हर वक्त असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि आपके साथ रहते हुए भी किस तरीके से आपके ऊपर घात कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसको नीतीश कुमार भी जानते हैं, इसको चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं। इसीलिए उनके साथ जाना इनके लिए सेफ नहीं है, इनके लिए सुरक्षित नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि इस वक्त में, हालांकि जो मोदी जी हैं उनको ज़रूरत है ना, उनको ज़रूरत है, तो वो किसी भी कोई भी बार्गेन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, नीतीश कुमार को भी और चंद्रबाबू नायडू को भी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे, एनडीए के साथ जाएंगे। तो दूसरा क्या केस बचता है? दूसरा केस यही बचता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो छोड़ दें एनडीए को, है ना। और एनडीए को छोड़ने का मतलब क्या है कि मोदी जी आउट, बाहर। क्योंकि बिहार के अंदर आपको ये पता होगा कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, सबसे नंबर 1 पर इस वक्त है लोकसभा के परफॉर्मेंस की बात करें तो। तकरीबन 14 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए है, 14 सीटों पर वो जीत रही है। वहीं जो आंध्र प्रदेश के अंदर जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, वहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, और उसमें से 16 सीटों पर जो टीडीपी है वो जीत रही है। तो 16 और 14 को ऐड कर देते हैं तो सीधे 30 होता है। नरेंद्र मोदी एक झटके में सत्ता से बाहर आ जाएंगे। फिर क्या होगा? दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है ना। तो ये अगर 30 सीटें इंडिया अलायंस में चली जाती है तो फिर सोचिए क्या होगा। पूरा सीन जो है वो बदल जाएगा। और नरेंद्र मोदी का जो ख्वाब था, जो सपना था नेहरू की बराबरी करने का, तीसरी बार शपथ लेने का, वो ख्वाब टूट जाएगा। और जो इंडिया अलायंस है, जिसका एक जो मेन पार्टनर कह लीजिए, जिसके नेतृत्व में ये अलायंस काम कर रहा है, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का जो एक आप नेचर देखेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सामने वाले को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। और नीतीश कुमार तो इंडिया अलायंस के सृजनकर्ता थे, शुरुआत इन्हीं से हुई थी।
जो कवायद शुरू किया था हर राज्य में जा कर के लोगों से मिलने की, वो शुरुआत ही नीतीश कुमार ने किया था। और इनको तो जो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने की भी बात चल रही थी, लेकिन उस वक्त इनके ऊपर कुछ दबाव था जिसके वजह से इन्होंने छोड़ दिया और वो मोदी जी के साथ चले गए। लेकिन अब दोबारा वो मौका है जब नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ करके और इंडिया अलायंस के साथ आ जाएं। और अगर ऐसा कदम उठाते हैं नीतीश कुमार, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा होगी। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस वक्त नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के जो बाकी पार्टनर्स हैं, वो नीतीश कुमार के और चंद्रबाबू नायडू के जो कोई भी कंडीशंस होगा उसको मानने के लिए तैयार होंगे। और इस देश में जैसा कि शुरू से कहा जा रहा है कि ये जो 2024 का चुनाव है वो इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तो ये जो मौका है इस बार 2024 के अंदर, नीतीश कुमार के पास वो मौका है, चंद्रबाबू नायडू के पास वो मौका है कि वो इस मुहिम में शामिल हो और उस पार्टी का साथ छोड़ दे जो कि इस देश के अंदर हर वक्त सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की राजनीति करती है। इस पूरे चुनाव के दौरान मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, सच पूछिए, कि कैसे बीजेपी को इतनी सीटें आ गई। और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ में कुछ ना कुछ खोट नज़र आता है। जिस तरीके से मशीन के अंदर पड़ी जो वोटें हैं वो 1 करोड़ से अधिक वोटें मशीन में पड़े बढ़ गए थे, है ना। और तमाम जगह से जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैसे मतगणना को धीमी किया गया है, और तमाम तरीके के जिस तरीके से जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि अमित शाह ने 150 से अधिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की है, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसका कुछ ना कुछ रोल है, तभी बीजेपी को इतनी सीटें आई हैं। वरना ग्राउंड पर जो माहौल था उसको देख करके ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बीजेपी को इतनी सीटें आने जा रही है ना। तो इस वक्त जो नीतीश बाबू हैं और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, अगर मेरी पर्सनल राय कहिए तो इनको एक सेकेंड के अंदर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी को, एक ऐसा व्यक्ति जो कि तानाशाही प्रवृत्ति का है, जिसने कि इस पूरे देश में अपने शक्ति का, अपने पावर का नंगा नाच किया है, तांडव किया है, उसको सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकना चाहिए। यही वो वक्त है, यही वो समय है जब नीतीश कुमार को देश हित में, राष्ट्र हित में फैसला लेना चाहिए, ताकि जाते जाते, नीतीश कुमार की भी उम्र हो चुकी है, कितने दिन वो राजनीति करेंगे, तो जाते जाते कुछ ऐसा काम कर जाएं ताकि कुछ अच्छी चीज़ों के लिए उनको याद किया जाए कि इन्होंने उस वक्त हिंदुस्तान को एक ऐसे व्यक्ति से मुक्ति दिलाया था जो कि तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसके अंदर एक डिक्टेटर था, जो इस देश के एजेंसियों को मिसयूज करता था, जो इस देश के तमाम संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं के साख पर बट्टा लगा रहा था। उस तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति से मुक्ति दिलाने में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका रही है। अभी आज बात चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि बात नहीं चल रही है, नीतीश कुमार से भी बात चल रही है, चंद्रबाबू नायडू से भी बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी की और इंडिया अलायंस के बाकी जो पार्टनर से बात चल रही है। और आज बहुत अहम बैठक होने वाली है दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस की, और फिर जाकर के अगले 1-2 दिनों में पूरा सीन जो है ना क्लियर होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी आपको इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि अंतिम निर्णय क्या होता है। और ये चीज़ पूरी तरीके से डिपेंड करता है नीतीश कुमार के ऊपर और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।